कोई एक शख्स तो यूं मिले कि सुकून मिले। कोई एक लफ्ज तो ऐसा हो कि करार हो। कहीं ऐसी रुत भी मिले हमें जो बहार हो। कभी ऐसा वक्त भी आए कि हमें प्यार हो। कोई एक शख्स तो यूं मिले कि चरागे जां उसे नूर दे, उसे ताब दे बने कहकशां। कोई गम हो जिसको कहा करें गमे जादुआं। कोई यूं कदम को मिलाए कि बने कारवां। कोई एक शख्स तो यूं मिले कि करार हो। मेरी राह गुजरे ख्याल में कोई फूल हो। मैं सफर में हूँ, मेरे पाँव पे कभी धूल हो। मुझे शौक है मुझसे भी कभी कोई भूल हो। गमे हिजर हो, शबे तार हो, बड़ा तूल हो। कोई एक शख्स तो यूं मिले कि करार हो। कि जो अक्स जात हो बहू मेरा आईना मेरे रूबरू। कोई रब्त के जिसमें ना मैं ना तू, सरे खामोशी कोई गुफ्तगू। कोई एक शख्स तो यूं मिले कि सुकून मिले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। लम्हों का खेल था और नसीब अपना जादू चला गया। वो महीनों से जिस इंसान को ढूंढने की खातिर हर जगह की खाक छान ली थी, वो यूं निगाहों के सामने आ गया जैसे कहीं गया ही नहीं था। उसके आते ही मजमे को सांप सूंघ चुका था। नैन तारा के कोठे पे उस लम्हे छा जाने वाली खामोशी यकीनन गैर मुतवक्का थी। तभी तो अंधेरे कमरे में नाज नैन के नसीबों पे रोता लाली उफ्ताओ खेजा बाहर निकल आया। उसकी हैरानी बजा थी। महफिले खाने में एक तवाइफ के नसीब जगमगा रहे थे। साद अली चट्ठा नाज नैन का हाथ मजबूती से थामे हुए वहां खड़े हर इंसान को गजबनाक निगाहों से देख रहा था। उसकी गिरफ्त सब पे ताल्लुक की नोयत जाहिर करने के लिए काफी थी। नाज नैन के चेहरे का एतमेनान लाली के लिए गोहरे नायाब था। नैन तारा के चेहरे की बेबसी लाली के लिए एतमेनान बख्श थी। मैं साद अली चट्ठा इस मजमे को गवाह बनाकर तुमसे तुमको मानता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने को राजी हो? वो नाज नैन को कंधों से थामे खड़ा उसकी निगाहों में देखते हुए मुत्तमिन था कि जवाब हाँ के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं नाज नैन अपने रब को गवाह बनाकर अपना वजूद तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बिना जवाब दिया जा चुका था। ये क्या कह रही हो तुम नाज नैन? पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी खुदगर्जी कैसे दिखा सकती हो? नैन तारा आंखों में आंसू भरे लपक कर उसकी जानिब आई थी। खुदगर्जी का लफ्ज आपके मुंह पर सजता नहीं है। ऐसे ना करो मेरी प्यारी बच्ची, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? नैन तारा के लहजे से वो प्यार छलक रहा था जो उसने आज तक नहीं देखा था। अब मैं भी साथ के बगैर नहीं रह सकती, उसने बिला झिझक अपनी मोहब्बत का एतराफ किया। राशि, तुम ही उसे कुछ कहो ना। लाली, समझाओ इसे कि ऐसी मोहब्बतों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं रहा। नैन तारा हर हाल में उसे रोकना चाहती थी। हमें चलना होगा। साद ने उसके हाथ पे दबाव डालते हुए नए सफर की इजाजत मांगी। उसने सर इस बात में हिलाया और कदम आगे बढ़ाते हुए लाली की समत चली आई। उसका भीगा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुरा दी। तुम्हारी मेरे हक में सब दुआएं कबूल हो गई, लेकिन अपनी दुआओं के तोहफे जारी रखना। नाज नैन को हमेशा तुम्हारी मोहब्बतों की जरूरत रहेगी। नैन तारा के कोठे पे वो वाहिद इंसान था जिसको वक्ते रुखसत वो मिलना चाहती थी। चट्ठा साहिब, किसी खुशफहमी में ना रहिएगा। हम इतने भी अर्जा नहीं कि कोई हमसे हमारा हीरा छीन ले जाए और हम कुछ ना कर सकें। हम तो एक एक लम्हे की सिक्का राइजुल वक्त के हिसाब से कीमत वसूल करते हैं, और आप हैं कि वक्त ही भला किसी हिसाब किताब के अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहते हैं।
उस जुर्रत का तोहफा नैनतारा की जानिब से जरूर मिलेगा। वो जिस हीरे को बेशकीमत समझती थी वो खोटा निकल आया था, जिसके एक एक अंग का लाखों वसूल करना चाहती थी। उसका सारा वजूद उसके हाथों से फिसल गया और वो सवाए हाथ मलने के कुछ भी ना कर पाई। नाज नैन के जाने का नजारा एक खलकत देख रही थी। उसके जाने के बाद यहाँ किसने आना था? नैन तारा का चौबारा शमशान घाट के सिवा कुछ नहीं रहना था। वो आने वाले दिनों का नजारा देख रही थी। उसके चौबारे पे उल्लू बोलने वाले थे। नाज नैन अमीरजादे का हाथ थामे तवाइफ नगरी से निकल गई। नैन तारा अपनी अजली नखुवत समेत हाथ मलती रह गई थी। बाजारे हुसन की तवील गली साद अली चट्टा की हमराही में पार करते हुए वो एक बड़ी सी गाड़ी में आन बैठी। सरशारी का ये आलम था कि उसे अपने पाँव में जमीन की बजाय हवा पे पड़ते महसूस हो रहे थे। अपनी पेशानी पे कंधा तवाइफ की मोहर गायब होती महसूस हो रही थी। जिस जिंदगी को पाना उसका ख्वाब था वो उसके सामने खड़ी थी। हाँ, उस लम्हे किस्मत नाज नैन पे मेहरबान थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने गाड़ी जाने पहचाने रास्तों की जानिब जाते देखी तो सवाल कर बैठी। इस घर की जानिब जो कई महीनों से तुम्हारा मुंतजिर है। हम हवेली नहीं जा रहे। उसके पुरजोश लहजे में उदासी धार आई थी। शायद उसका ख्वाब अभी भी ताबीर पा लेने की मंजिल से दूर था। नहीं, हम हवेली नहीं जा रहे। मंजिल करीब आ गई थी। जिस अपार्टमेंट के वो कई चक्कर लगा चुकी थी, अब भी वो उसी इमारत के सामने खड़े थे। क्यों? क्या आपके घर वालों ने मुझे कबूल नहीं किया? क्या? एक अनजाना सा खौफ उसके वजूद में सरायत कर गया। मैंने अभी सिलसिले में घर बात नहीं की। हमारी हवेली पे चंद दिन पहले गम का पहाड़ टूट चुका है। मेरी जवान बहन कुलसूम का अचानक इंतकाल हो गया और ऐसी सूरत हाल में मैं तुम्हारे मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजाहत में वजन था। ओ, नहायत अफसोस की बात है। हाँ, ये गम बर्दाश्त से बाहर था, इसीलिए तो तुम्हारे पास चला आया हूँ। ये दुख मेरे सीने पे रकम हो गया है और उसके निशान सिर्फ तुम खुरच सकती हो। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है नाज़नैन। वो अपनी जानिब से उसकी तरफ झुक आया। उसके वजूद की महक सांसों में उतारते हुए मदहोश हो रहा था। एक लम्हा जाये किया बिना वो उसके मखमली बदन में समा जाना चाहता था। उसका कुर्ब नाज़नैन के हवासों को बोझल कर गया। चंद इंच पीछे होते हुए उसने फासला बढ़ाने की कोशिश की। उसका गुरेज नाकाबिले बर्दाश्त था। क्या हुआ नाज़नैन? क्या तुम मेरा दर्द अपनी नाजुक उंगलियों से चुनना नहीं चाहोगी? वो मजीद आगे होते हुए सरापा इल्तिजा था। हमारा ताल्लुक बेनाम है साद। उसने गुरेज की वजह बताई। मोहब्बत को किसी नाम की जरूरत नहीं होती। उसकी दलील नाज़नैन को कबूल नहीं थी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए साद, तुम्हारा नाम चाहिए। मैं तुम्हारे साथ आफाकी रिश्ते में बंधना चाहती हूँ। वो साफ अल्फाज में अपना मौकफ बयान कर रही थी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? यकीन की बात ना कीजिए। अपना हर रिश्ता दाव पे लगा के तुम्हारे संग आई हूँ। अपने माजी के चौखट पार की है, ये जानते हुए भी कि दुनिया हमेशा मेरे कदमों में माजी की जंजीर बांधे रखेगी। अपने मुतल्लिक होने वाला सवाल उसे तकलीफ दे रहा था। आ जाओ अंदर, मेरे दोस्त और निकाहवां इंतजार कर रहे हैं। बहके जज्बात पे बंद बांधते हुए वो पीछे हटा और अपनी जानिब का दरवाजा खोलते हुए उसकी जानिब चला आया। साथ की बात ने उसके वजूद में पिनपते खदशात काफी हद तक कम कर दिए थे, लेकिन फ्लैट में निकाह का इंतजाम देखकर सब खौफ और खदशात मीठी नींद सो गए। कबूलियत के चंद अल्फाज और एक दस्तखत उसके वजूद को मोतबर कर गए। एक औरत के साथ मर्द का नाम जुड़ जाना खास है, लेकिन एक तवाइफ को किसी शरीफ ज़ादे का नाम मिल जाना मोजज़ा है, और इस मोजज़े का दुआम आज कल की बात कहाँ। वो मोहब्बत पाश निगाहों से अपने इर्द गिर्द खड़ी चार दीवारी को देख रही थी जो जोजियत के हक में उसके नाम कर दी गई थी। इस इंसान को देख रही थी जिसने उसे अपने वजूद की पनाहों में ले लिया था। जिंदगी सहल हो जाने का ख्याल इस कदर तमानियत बख्श था कि वो खुद आगे बढ़ते हुए साद अली चट्टा के गले आन लगी। रात के नजूल ने सब मनाजर निगाहों से ओझल कर दिए तो नाज़नैन ने अपना वजूद अपने महरम की बाहों में सौंप दिया। आज सारे हक अदा करने की रात थी। वो लबों को जहमत दिए बगैर उसके सीने से लगी हर इजाजत दे रही थी। दिन का आगाज नहायत बोझल सा था।
मौसम की तब्दीली मजाज पे काफी असरअंदाज हो रही थी। लामिया बहार की दिल दादा थी, लेकिन इन दिनों मनपसंद मौसम भी दिल को नहीं भा रहा था। हार्बर ब्रिज पे कई लम्हे ठहरी रही कि शायद उदासी की नामानूस सी पर्द खुल जाए, लेकिन आज हर कोशिश बेसूद थी। यूनिवर्सिटी की भीड़, लेक्चर्स की भाग दौड़, सबीन की बातें, सब कुछ सानवी सा लग रहा था। उसका वॉइस ऑफ सिडनी में शाम का शो था, इसी वजह से वो घर नहीं गई। कुछ वक्त लाइब्रेरी में गुजार कर वो सीधा रेडियो स्टेशन आ गई थी। शो का आगाज हुए कुछ देर गुजरी थी कि उसके मोबाइल पे कॉल्स आने लगी थी। अजलान, मामा और पुप्पो की मुसलसल आने वाली कॉल्स उसे परेशान करने को काफी थी। पहले से घबराया हुआ दिल मजीद लर्जने लगा, लेकिन वो शो खत्म होने तक किसी से बात नहीं कर सकती थी। 30 मिनट का प्रोग्राम गुजारना उसके लिए मुश्किल तरीन हो गया था। प्रोग्राम खत्म होते ही वो रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकली और उसी दौरान वो मामा को कॉल मिला चुकी थी। लामिया, कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ? फोन उठाते ही मामा ने अजलत में पूछा। मामा, आज का शो था, लेकिन सब ठीक है ना? मुझे मुसलसल सबकी कॉल्स आ रही हैं। वो हद दर्जा परेशान हो चुकी थी। हाँ, सब ठीक है, तुम बस फौरन से घर पहुंचो। उसे घर पहुंचने का कहकर फोन बंद कर दिया और वो कई लम्हे हैरानी से स्क्रीन देखती रही। उसने अपनी चीजें समेटी और पहली शटल से मेट्रो का रुख किया ताकि जल्द अज जल्द घर पहुंच सके। वो 20 मिनट में घर पहुंच चुकी थी और पापा की गाड़ी के साथ हैदर अंकल और अजलान की गाड़ियां ये बताने को काफी थी कि वो लोग भी यहाँ हैं। उसके बेल बजाते ही हस्बे तवक्का अजलान ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा रहने वाली मुस्कुराहट नहीं थी। कोई मुझे बताएगा कि क्या बात है? वो दरवाजे से आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उसी जगह खड़ी कमर पे कोहनी टकाए गुस्से से पूछने लगी। अंदर आ जाओ, आराम से बात करते हैं। अजलान ने सामने से हटते हुए उसे रास्ता दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसकी परेशानी अब गुस्से में ढलने लगी थी। और मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ, अंदर आ जाओ, बात करते हैं। वो अब भी अपनी बात पे बाजिद था। वो चंद लम्हे गुस्से से उसे देखती रही और पांव पटकते अंदर की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो अंधाधुंध हाल में आई, लेकिन हैदर अंकल को देखकर सारी तेज रफ्तारी हवा हो गई। वालेकुम सलाम। आपकी मामा बहुत याद कर रही थी। जी, मैं उन्हीं के पास जाने लगी हूँ। उसका रुख किचन की जानिब था। लामिया, तुम अभी तक बेकार से हुलिये में घूम रही हो। उनकी निगाहों में उसके निकम्मेपन के लिए गुस्सा था। क्या हुआ है मेरे हुलिये को? उसने जायजा लेती निगाहों से अपने कपड़ों को देखा। आप सब ने इतना तजस्सुस क्यों फैला हुआ है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? वो सबके रवैयों से आजस आने लगी थी। तुम जल्दी से कमरे में आ जाओ, वहां तुम्हारा ड्रेस रखा है। अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। उसकी किसी की बात का जवाब दिए बगैर वो उसे कमरे में भेज रही थी। वो अच्छी खासी जिच आ चुकी थी। उसने बेबसी से कंधे उचकाए और कमरे की जानिब भाड़ गई। उसके कमरे में सब कुछ अपनी जगह पे था, सिवाय बेड पे रखे कपड़ों के, लेकिन कपड़ों की तर्जो रंगत उसे परेशान करने को काफी थी। शौक सुर्ख रंग का घेरादार फ्रॉक देखकर उसका सांस बंद होने लगा था। ऐसे कामदार और भरे भरे कपड़े उसने भला कब पहने थे और ना उन्हें संभालने का तरीका था। आज मामा की सब बातें उसकी समझ से बाहर थी। वो कितनी ही देर कपड़ों से उलझते रहने के बाद उन्हें पहनने में कामयाब हुई, लेकिन दुपट्टा फिर भी नहीं संभला था। सो दुपट्टा हाथ में पकड़े वो नीचे की जानिब चली आई। आहा, ये आप किस खुशी में मशर की हसीना बनी हुई हैं? वो झंझलाई हुई सीढ़ियों तक पहुंची थी कि अजलान को देखकर रुक गई। मुझे कोई खुशी नहीं है, या आज मामा को न जाने क्या हो गया है। मुझे ये टेंट पहना दिया है जो मुझसे समेटा भी नहीं जा रहा। ऊपर से इसका कलर देखो, मैं भला कब ऐसे कलर्स पहनती हूँ। बिल्कुल भूतनी जैसी लग रही हो। वो खुद में ही इस कदर उलझी हुई थी कि उसकी वालहाना निगाहों को महसूस ही नहीं कर सकी। हाँ, भूतनी लग रही हूँ। लामिया का झंझलाया हुआ अंदाज उसे लुत्फ दे रहा था। तुमने तो जैसे भूत देख रखे हैं ना। अभी तुम खुद ही तो कर रही हो, वरना मेरा दिल तो कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है? खुद को दोबारा एक बार देखते हुए उसने अजलान की जानिब देखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बल्कि बदिल जमाल को मात दे रही हो। उसकी तारीफ करता वो नहायत करीब आ चुका था। वो गैर महसूस तरीके से पीछे होते हुए सीढ़ियों की दीवार से आ लगी। अजलान ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए उसका रास्ता मसदूद कर दिया। बदिल जमाल कौन? वो उसकी कुर्बत से निगाहें चुराते हुए सवाल कर बैठी। एक परी जिसपे देव आशिक हो गया था।
वो सियाहत का दिल दादा था। चंद दिन पहले एक क्लास फेलो ने पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात के मुतल्लिक पूछा, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसने पाकिस्तानी सियाहत के मुतल्लिक गूगल किया तो खूबसूरत मकामात में नारान का नाम भी था। वो उसी से मुंसलिक झील और देवमालाई कहानी का जिक्र भी। तो क्या तुम देव हो? वहां से निकलने के सब रास्ते मसदूद, किसी के देख लेना का धड़का, और उसी कश्मकश में वो गलत सवाल कर बैठी थी। मैं भी तुम पे आशिक हूँ, लेकिन मैं देव नहीं, एक शहजादा हूँ। वो झुककर उसकी निगाहों में देखते हुए अपने एतराफ का रद्द अमल देखना चाह रहा था। अच्छा पीछे हटो, मामा मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसके होंठों पे झलकती मध्यम सी मुस्कुराहट वो करीब से देखना चाहता था, लेकिन वो उसका हसार तोड़कर दूर हट चुकी थी। ये तो जान लो, परी देव को मिली थी शहजादे को। वो सीढ़ियों के पायदान से टेक लगाते हुए बोला। परी जिसे भी मिली हो, लेकिन लामिया सिर्फ अजलान को मिलेगी। उसने आखिरी सीढ़ी पे खड़े होकर जवाब दिया। लामिया इब्राहिम कभी जज्बात की रूह में बहती नहीं थी। वो लफ्ज लफ्ज का हिसाब रखती थी। अपने ख्यालात, इजहार, जज्बात सब पे काबू रखना उसे आता था। और आज अगर वो अपना वजूद अजलान के साथ जोड़ रही थी तो ये वाज़िया था कि वो अजलान हैदर का साथ कबूल कर चुकी थी। अजलान कई लम्हे समझ ही नहीं पाया कि वो इस पहले इजहार की खुशी किस तरह मनाए, और चंद सानिये बाद जब दिल समात पे यकीन ले आया तो वो दीवाना वार उसकी जानिब लमका। वो किचन में फातिमा आंटी से दुपट्टा ठीक करवा रही थी। सो फासले मिटाने के लिए इंतजार करना था। वो इस सारी हलचल के मकसद से अनजान थी, और बहुत जल्द एक छोटी सी दावत का उक्दा खुल गया जब हैदर शाह ने लामिया के हाथ पे पैसे रखते हुए प्यार दिया। अजलान की ख्वाहिश बाकायदा रस्म के जरिए तकमील के करीब पहुंच चुकी थी। ये सब इस कदर खूबसूरत एहसासात से रोशनास कराएगा, इसकी तो खबर ही नहीं थी। उस पे मुस्ताद अजलान की शरारती निगाहें, और ये ना जाने एकदम से ढेरों ढेर शर्म उसे कब से आने लगी थी। इस दावत को मजीद बामकसद बनाते हुए उनके निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। अजलान और लामिया का निकाह होने जा रहा था। दो मोहब्बत करने वालों का मिलन सुनहरी कलम के तहरीर कर दिया गया था। धड़कनें एक दूसरे से बंधने जा रही थी। वो दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा था। उस निकाह की महफिल में आप सब भी मदऊ हैं, जरूर आइएगा और दुआओं के तोहफे संग लाइएगा। क्या कहा? निकाह कब है? ये आपके लिए सरप्राइज है। सफेद हवेली के चौबारों को धूप की किरणें बोसा देती हुई नए दिन का ऐलान कर रही थी। सफेदी और सुनहरे का संगम नहायत भला महसूस हो रहा था। हवेली में कारोबार जिंदगी शुरू हुए कई घंटे गुजर गए थे, लेकिन कई कमरों के दरवाजे अभी भी बंद थे। शीबा बेगम कई बार ताशफीन को जगाने के लिए आई थी, लेकिन उनकी गहरी नींद को देखते हुए इरादा तर्क करते हुए वापस पलट जाती। यूसुफ हवेली के मरकजी दरवाजों के सामने से सफाई करवाने में मसरूफ था जब उसे दूर से गाड़ी आती दिखाई दी। वो इतने फासले से भी जान गया कि आने वाला पहली बार आ रहा है। सो उसने चौकन्ना होते हुए हवेली के मुहाफिजों को इशारा करने के साथ साथ मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी हवेली के सामने आन रुकी और गाड़ी से निकलने वाली इंसान ने उसके खदशात कम कर दिए। क्या ताशफीन अली चट्ठा यहीं रहते हैं? आंखों पे फुआर चश्मा लगाए जांचती निगाहों से इर्द गिर्द देखते हुए धीमे लहजे में बोलती लड़की वाकई अनजान लग रही थी। जी आप आ जाइए। यूसुफ उसे हवेली के अंदर ले आया और गुल तक जल्दी से पैगाम पहुंचा दिया। वो पहली ही नजर में उस बड़े सारे घर को दाद देने के लिए मजबूर हो गई थी। उसकी ऊंची दीवारों पे सहर सा था जो जारा को अपने साथ बांध रहा था। मरकजी गेट के आते आगे दूर तक फैला हुआ बाग उसकी हरियाली खूबसूरती को दुगना कर रही थी। वो इर्द गिर्द देखते हुए सुबक रुई से चलती मनकशी दरवाजे तक पहुंची तो एक औरत खुश आमदाना मुस्कुराहट लिए सामने खड़ी थी, जो हुलिये से मुलाजमा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके अंदाज इस बड़े से घर के फर्द जैसे भी नहीं थे। वो उसकी मौयत में चलती जिस कमरे तक आई वो एक सादा मगर पुरवकार वसी सा मेहमान खाना था, जिसमें हर रखी हर चीज सफेद थी। उसकी निगाहों से एक एक चीज के लिए पसंदीदगी झलक रही थी। हवेली में आपके आने की खबर कर दी है। उसे यहाँ तक लाने वाली औरत का अंदाज तसल्ली देता हुआ था कि जैसे कह रही हो कि उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उसे बैठे चंद लम्हे ही हुए थे, ये एक शफीक सा चेहरा दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं शीबा सईद हूँ, ताशफीन की अम्मी। वो फौरन से खड़ी हुई और सलाम लेने को हाथ बढ़ाया,
لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے سر پہ پیار دیتے ہوئے زارا کو گلے لگا لیا۔ میں زارا حسین ہوں، تاشفین میرے ڈیڈ کی فرم میں جاب کرتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ حویلی میں کبھی لڑکوں کے دوست نہیں آئے، اور جب مجھے تاشفین کے حوالے سے ایک لڑکی کے آنے کی خبر ہوئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً آنے والی بہت خاص ہے۔ وہ ایک لمحے کو سمجھی کہ وہ طنز کر رہی ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ سوائے مخلص سی مسکراہٹ کے کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے صرف مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا۔ میں نے تاشفین کو خبر کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ آپ تب تک ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ ایک ملازمہ لوازمات سے بھری ٹرالی لیے وہاں آ گئی۔ گل، بی بی جان کو دیکھو اور ان کو تاشفین کی دوست کے آنے کا بتاؤ۔ ساتھ یہ بھی پوچھ لینا کہ وہ یہاں آئیں گی یا میں مہمان کو وہاں لے آؤں۔ گل اس کے لیے چائے تیار کرنے لگی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ہٹاتے ہوئے یہ ذمہ داری خود لے لی۔ وہ انہیں چائے کے لیے چینی کا بتا رہی تھی جب کوئی خوشبو کا جھونکا اپنے نہایت قریب محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے سر گھما کر دائیں سمت دیکھا، جہاں وہ خوشبوؤں میں بسا حیرانی کا ایک جہاں چہرے پہ سجائے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ انہیں کسی لڑکی کی آمد کا بتایا گیا اور یہی بات ان کے لیے حیرانی والی تھی، اور اگر زارا حسین کے آنے کا بتایا جاتا تو یقیناً وہ اس وقت یہاں کھڑے نہ ہوتے، بلکہ ایک حسین خواب سمجھ کر دوبارہ نیند کی وادی میں گم ہو گئے ہوتے۔ جی، وہ میں اس دن کے لیے معذرت کرنے آئی تھی۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے دو ٹوک بات کی، اور یہ خاصیت بھی شاید یورپ کی پیداوار تھی، لیکن تاشفین سٹپٹا کے رہ گئے۔ انہوں نے خفت زدہ نگاہوں سے شیبہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ آپ لوگ بات کرو، میں کھانے کی تیاری کروا لوں۔ اور تاشفین انہیں کھانا کھائے بنا جانے نہ دینا۔ وہ سختی سے تاکید کرتی وہاں سے ہٹ گئی، لیکن ان کے جانے کا مقصد وہ بخوبی سمجھ گئے تھے۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ معذرت؟ کس چیز کی معذرت؟ وہ واقعی حیران تھے، کیونکہ وہ تو ابھی آداب میزبانی کے طور طریقوں میں الجھے ہوئے تھے، تو معذرت کی نوبت کہاں سے آ گئی تھی؟ کل سعد علی چٹھا صاحب کے ساتھ معاملات بہت بگڑ گئے تھے، اور وہ آپ کے ریلیٹو بھی ہیں، تو مجھے لگا مجھے آپ سے معذرت۔ پلیز مس زارا، آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ اپنے کسی بھی معاملے کے لیے میرے ساتھ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے رشتے اور اپنی دوستیاں خود سے وابستہ رکھتا ہوں، اور اس کا اندازہ آپ کو میری اور نبیل کی دوستی سے ہو جانا چاہیے۔ ہم دونوں کے خاندان کئی نسلوں سے دشمنی کے لکیر کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری دوستی اس دشمنی کی ہر کہانی سے پاک ہے۔ اس کی بات کے آغاز سے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا بات کرنے لگی تھی، اس لیے فوراً سے منع کر دیا۔ اسے یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ چچا جان کی جانب سے یہ واقعہ پہلا نہیں تھا، لیکن اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے موضوع بدل دینا بہتر لگا۔ اگر ایسی بات تو آپ آج آفس کیوں نہیں آئے مس زارا؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مجھے آج عدالت سے اسلم خان دورانی کا ریمانڈ لینا ہے، اور رات دیر تک اسی کام میں مصروف رہا، اس لیے فرم نہیں آ سکا۔ آپ کو اتنی معمولی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے مکمل تفصیل بتائی۔ اوہ، میں واقعی بھول گئی تھی، آپ کی حویلی بہت خوبصورت ہے۔ گفتگو ختم ہوتے ہی خاموشی نے اپنے پر پھیلا دیے۔ خاموشی کی فضا بہت بامعنی محسوس ہو رہی تھی، کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب سنائی دے رہا تھا۔ اسی بولتی خاموشی سے گھبرا کر اس نے حویلی کی تعریف کر ڈالی۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو حویلی خود دکھاتا، لیکن ابھی مجھے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ انہیں اندازہ تھا شہر سے آنے والے اکثر لوگوں کو حویلی کی قدامت پسندی بھاتی تھی، لیکن ابھی وہ وقت کی کمی کا شکار تھے۔ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں بھی واپسی کے لیے نکلوں گی۔ زہرا نے چائے کا خالی کپ میز پہ رکھتے ہوئے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ میرے ساتھ بھی جا سکتی ہیں۔ دل کی خواہش لبوں کی سختی کو انکار کر چکی تھی، لیکن میری گاری خواہش قبول تھی، لیکن عذر بھی ضروری تھا۔ وہ خاندانی روایتوں سے جڑے لوگ تھے، اور لڑکیوں کی بے باکی وہاں کچھ خاص پسند نہیں کی جاتی تھی، سو اسے اپنا بھرم بھی رکھنا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں چلا جاتا ہوں، لیکن واپسی میں آپ کو مشکل ہوگی۔ بولنے کے فوراً بعد وہ پچھتائی تھی۔ اگر وہ خود جانے پہ آمادہ تھا تو اسے کیا ضرورت تھی خدشات ظاہر کرنے کی؟ مجھے وہاں گاڑی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل چاہا اپنی بدحواسی کو اچھی خاصی سنائے۔ وہ اس کی طرح ایک فرم کے مالک تو نہیں تھے، خاندانی رئیس تھے، انہیں گاڑیوں کی کیا مشکل ہو سکتی تھی؟ ہمیں اکٹھے ہی نکلنا چاہیے۔ اب سوائے حامی بھرنے کے کچھ چارہ نہیں تھا۔ وہ زارا حسین کو اپنی معیت میں اندرونی حال کی جانب لے آئے۔
ताकि वो अम्मी से मिल ले। ये कहाँ की तैयारी है? वो इन दोनों को तैयार देखकर अच्छा खासा खफा हुई, लेकिन उनकी माजरत पे खामोश हो गई। एक शर्त पे इजाजत दूंगी बेटा कि वो दोबारा जरूर आओगी। इस नालायक के भरोसे मत रहना, ये शुरू से ही दोस्त बनाने में कंजूसी बरतता है। इसे अपना घर समझना और बेझिझक मिलने चली आना। उन्होंने उसे नहायत खलूस से गले लगाते हुए दोबारा आने की दावत दी। अम्मी, नूरुल ऐन और बड़ी अम्मी कहाँ हैं? उन्हें भी मिलवा देना। उस लम्हे उनका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि बड़ी अम्मी ज़ारा हुसैन को देख लें। अम्मी के अंदाज से तो पसंदीदगी साफ जाहिर थी। वो बड़ी अम्मी की राय भी जानना चाह रहे, क्योंकि दिल उस लम्हे अनोखी ख्वाहिश पे आमादा था। इसीलिए तो बेटा इसे रोक रही थी, क्योंकि वो दोनों करीबी अजीज की तीमारदारी करने गई हैं। बस कुछ ही देर में आती होंगी। वो शिद्दत से उसे रोकना चाह रही थी। ये मनमोहनी सी लड़की उन्हें पहली नजर में ही भा गई थी। अभी इजाजत दीजिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ दोबारा जरूर आऊंगी। वो मिलने के लिए आगे हुई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और ढेरों दुआओं के संग रुखसत करने के लिए मुनकशी दरवाजे तक चली आई। ताशफीन अली चट्ठा, बकरा कब तक खैर मनाएगा? वो ताशफीन को प्यार देते हुए कान में फुसफुसाना नहीं भूली थी। लेकिन ये पहली बार था कि बकरा मुस्कुरा दिया। इज्जत का बागीपन अरूज पे था। वो शुरू से ऐसी थी, गलत करती नहीं थी और ना ही किसी को करने देती थी। अब तो सवाल ही उसकी जात का था। वो अपने साथ हुआ धोखा किसी तौर भूल नहीं पा रही थी। वो अपने बागी रवैयों से आगाह थी, लेकिन उन्हीं दिनों अंदाजा हो रहा था कि वो हद दर्जा जज्बाती भी थी। जज्बात में हर हद से गुजर जाने से बेहतर एहतियात थी। और ये ख्याल भी सिर्फ एक वजह से था कि मुकाबिल हाजिम शफीक थे। उन्हें ख्यालात के सबब वो यूनिवर्सिटी जाने की बजाय सीधा ऑफिस चली आई थी। उसे डर था कि यूं मुंह उठाए चले आना शायद डांट पड़े, लेकिन खिलाफे तवक्का उसे खुशामदीद कहा गया। और पिछले कई घंटों से वो वदूद के साथ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जिसके हवाले से वो नहायत पुरजोश था। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। हाथ में पकड़ी फाइल को एक तरफ रखते हुए उसने सवालिया निगाहों से इज्जत की जानिब देखा। ठीक, मैं तब तक कोई दूसरा काम देख लेती हूँ। वो वहां से उठ खड़ी हुई। इज्जत, तुमने सुना नहीं? मैंने हम दोनों कहा है। वदूद ने दोबारा अपनी बात पे जोर दिया। मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा हिचकिचाई थी। शायद पहली मुलाकात का तासुर अभी भी कायम था। तुम सुबह से मेरे साथ काम कर रही हो, बल्कि तुम्हारी मेहनत के सबब मेरी आधी परेशानी तो खत्म हो चुकी है। अब दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम रह गया है। मैं इस बार बड़े अब्बा को हैरान कर देना चाहता हूँ। तुम जानती हो, ये बिजनेस और लगी बंदी रूटीन मुझे कभी खास पसंद नहीं रही, लेकिन सिर्फ बड़े अब्बा के यकीन और कुछ लोगों के गरूर की खातिर मैं ये तबीयत से मैल ना खाता हुआ काम कर रहा हूँ। वो काफी मुत्तमिन था, इसलिए गैर जरूरी बातें बिला तुकान कर रहा था। मेरे ख्याल से कैफे में चलते हैं और अच्छी सी कॉफी पीते हैं। उसके बाद तुम्हारे साथी आ जाएंगे। चाहो तो काम करो, वरना घर भी जा सकती हो। उसकी आज की खुश मजाजी देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये वही वदूद अली चट्ठा था। वो उसके पल पल बदलते मजाज पे गौर करती, उसके साथ चल दी। उसने इस खानदान के 3 लड़के देख रखे थे और तीनों ही एक दूसरे के बरअक्स थे। ऑफिस कैफे बहुत बड़ा था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी कहा जा सकता था। वदूद के कॉफी ऑर्डर करते ही चंद लम्हों में कॉफी मेज पे थी। इज्जत को कॉफी पसंद नहीं थी, लेकिन उस लम्हे उसके वजूद में कॉफी जैसी करवाहट थी। वजूद की करवाहट को साथी मिल गया था। वो दोबारा अपनी सोचों में गुम थी जब उसने वदूद के पास किसी लड़के को मध्यम आवाज में बात करते हुए देखा। उनके बात करने का अंदाज ऐसा था कि वो ना चाहते हुए भी मुतवज्जा हो गई। सब पता चल गया। नहीं सर, सिर्फ कुछ बातें मालूम हुई हैं। क्या? ये फोन नंबर बाजार हुसन के मशहूर तवाइफ नैन तारा के कोठे का था, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं रहता। वो नहायत धीमी आवाज में बोल रहा था, लेकिन इज्जत के कान तवाइफ और कोठे के नाम पे खड़े हो चुके थे। लेकिन लाली कौन है? मैंने तुम्हें इस नाम के मालिक की खोज लगाने का भी कहा था। वो मध्यम लहजे में ही गरजा। जी सर, पता किया है। क्या? वो एक लम्हे में सब जान लेना चाहता था। लाली भी अब वहाँ नहीं रहता, बस कभी कभार आता है। चंद लम्हे कोठे की सीढ़ियों पे बैठता है, फूल फरोशों से चंद बातें करता है और चला जाता है। वो जितना जान सका था इतना बता दिया। लाली कौन है? मेरा मतलब कोई लड़का है? उसका जहन लाली पे ही अटका था। नहीं सर, सब कह रहे थे वो तीसरी जीन्स से है और अब तो बूढ़ा हो गया है।
एक तवाइफ का दीवाना था, वो गई तो उसके बाद सब छोड़ छाड़ दिया, बल्कि अब तो हदायत वालों में से हो गया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो इस मामले को बहुत गहरा समझ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई राज नहीं था जिसे तलाश किया जाता। ये शायद चचा जान के पुराने हिसाब किताब थे। इज्जत, तुम्हारा मुजतबा से राब्ता हुआ? वदूद एकदम उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, लेकिन उसने पूरी कोशिश से ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो अपने ख्यालों में मगन थी। नहीं, मेरा राब्ता नहीं है, या शायद वो इन दिनों मुहतात है। ना जाने क्यों उसने मुजतबा को कवर करने की कोशिश की थी। वो मुझसे तुम्हारे घर का एड्रेस मांग रहा था, शायद पुप्पो तुमसे मिलना चाहती हैं। वदूद ने इज्जत के चेहरे पे निगाहें टिकाते हुए सवाल किया, शायद उसके तासुरात से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। आप दे दीजिएगा। उसे आंटी का खलूस याद आया तो वो इनकार नहीं कर सकी थी। वैसे भी उसे काफी हद तक यकीन था वो इन तंग गलियों में कभी नहीं आने वाली थी, जहां गाड़ियां कहीं दूर रह जाती हैं और टूटे रास्ते, गंदी नालियां, बरसात का पानी किसी भी इंसान की बर्दाश्त का इम्तिहान लेने के लिए मौजूद होता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम अब मजीद साहिब को ज्वाइन कर लो। वो एक अलविदाई मुस्कुराहट से नवाजता वहां से निकल गया। असलम खान दौरानी की हवेली में पुर इसरार हरकत देखने में आ रही थी, लेकिन हवेली के अंदरूनी हिस्से में मौजूद आयशा बेगम कुछ भी जान नहीं पाई। वो कई बार अपने वफादार मुलाजमों को बाहर सुन गुन के लिए भेज चुकी थी, लेकिन अकबी हिस्से के डेरे में क्या हो रहा था इसकी खबर नहीं हो सकी थी। आयशा बेगम अकबी कमरों की खिड़कियों से असलम खान दुरानी को गुस्से की हालत में मुसलसल चक्कर लगाते देख रही थी, और उनके सामने खड़ा इंसान उनका दायां बाजू तैमूर चौहान था। जब किसी सूरत कुछ मालूम ना हुआ तो उन्होंने हाजत के नफल पढ़ने शुरू कर दिए। अपने रब के हजूर उन्होंने सबकी भलाई का सवाल रख डाला। तुमने उस लड़की के मुतालिक कोई खबर नहीं पहुंचाई? असलम खान दुरानी के खबर रसां हर जगह मौजूद थे। उन्हें हवा अपने मुखालिफ समत चलने की इतलाआत मिल रही थी। मैं पिछले कई महीनों से इस पर खुद नजर रखे हुए हूँ। वो एक बेजरर सी लड़की है और उसका ताल्लुक भी काफी गरीब घराने से है। अगर कोई जुर्रत करेगी तो पैसे देकर मुंह बंद किया जा सकता है, वरना दूसरा हल भी मौजूद है। बात के इख्तिताम पे उसकी मुस्कुराहट सफा काना हो गई। ठीक, यूनिवर्सिटी पे धावा बोलते वक्त जितने लड़के तुम्हारे साथ थे उनकी क्या खबर है? वो आज हर सबूत मिटा देने की कोशिश में थे। उन सबको बिखर जाने का कह दिया है। कुछ सिंध के वडेरों के पास पहुंच गए हैं और कुछ बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान चले गए हैं। तैमूर चौहान की हर इतला तसल्ली बख्श थी। तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें भी चंद दिन रूपोश हो जाना चाहिए। हर तरफ से मुत्तमिन होने के बाद उन्हें अपने दस्त रास्त का ख्याल आया। अभी तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि असलम खान दुरानी के होते हुए कोई तैमूर चौहान पे हाथ डाले। ये चट्ठों के लड़कों को ही देख लें, कैसे हमारी हैबत से डरे सहमे बैठे हैं। वरना सुना है आपके बुजुर्ग चट्ठों से दुबक के ही रहते थे। उसकी इस कदर साफ गोई उन्हें अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन अपनी बुराई हो रही थी, सो खामोश रहे। दोपहर के साए हवेलियों के दीवारों पे लंबे हो रहे थे जब अलीपुर की फिजाओं में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। असलम खान दुरानी की हवेली में सरासमीगी की कैफियत तारी होने लगी थी, क्योंकि बात भी हैरान कुन थी। पुलिस का वहां आना मामूल था, लेकिन पुलिस का ऐसा शोर शराबा मफकूद था। आदि ये शोर किसी अनहोनी का इशारा था। वो सूरत हाल समझ ही रहे थे कि पुलिस की कई गाड़ियां हवेली में दाखिल हो गई और देखते ही देखते कसीर नफरी उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो चुकी थी। तुम लोगों की मौत आई है जो यहाँ ऐसे मुंह उठा के चले आए हो, असलम खान दुरानी ने अपने करीब आते सिपाही को देखकर गरजते हुए कहा। वो अकेला सिपाही होता तो डर जाता, लेकिन उसके पीछे नजर आने वाला चेहरा डीआईजी का था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसके कंधे पे आवेजा अजाजात असलम खान दुरानी को मुहतात रवैया अपनाने पे मजबूर कर रहे थे। हम आपकी हवेली में अदालती नोटिस के साथ आए हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? आप जानते हैं मेरी इस इलाके में क्या अहमियत है। आपकी ये गलत फहमी की बुनियाद पे मबनी कार्रवाई मेरी साख को मुतासर कर रही है। मैं इस बात को बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा। डीआईजी का बेलचक अंदाज उन्हें धमकी अमेज अंदाज इख्तियार करने पे मजबूर कर गया। इंस्पेक्टर, इन सब को गाड़ियों में डालो और आप दुरानी साहिब
तब तक ऊपर बात करने का शौक पूरा कर लें। लेकिन मैं आपको मुखलिसाना मशवरा दूंगा कि जिस इल्ज़ाम के तहत मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसमें कोई ऊपर वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए आप और ऊपर वालों को छोड़ के नीचे वालों की मदद लेने का सोचिए और कोई अच्छा सा वकील ढूंढ लीजिए। डीआईजी वारंट सामने करते हुए मामले की नौयत बताना चाहिए। आप मुझे ले चलिए, लेकिन मेरा पोता वकील है, चंद घंटों से ज्यादा मुझे आपका मेहमान नहीं बनने देगा। पुलिस वैन की जानिब कदम बढ़ाते हुए उन्होंने नबील का नंबर ढूंढना चाहा, जो कि उनके पास नहीं था और ना उससे पहले उन्होंने कभी जरूरत महसूस की थी। ये केस आपके पोते की फर्म ही देख रही है, इसलिए मैं आपको घंटे क्या महीनों का मेहमान बनते हुए देख रहा हूँ। वो सामने खड़े अफसर को बस घूर के रह गए। ये सरकारी पुर्जे भी ना बहुत समझदार होते हैं। इन्हें खूब इल्म होता है कि कब किस वक्त किस मशीन का वक्त अच्छा चल रहा है तो उसके साथ जुड़ जाना है, और किस वक्त किस मशीन को छोड़कर बस अपना उल्लू सीधा करना है। यह काफिला अपनी मंजिल की जानिब चल निकला था, लेकिन फिलहाल असलम खान दुरानी को डूबने से बचने के लिए तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा था। मुजतबा हैरान निगाहों से स्क्रीन पे नजर आता मैसेज देख रहा था। वो कई बार मैसेज भेजने वाले का नाम देख चुका था, लेकिन हकीकत वही थी जिस पे उसे शुबा था। जिस जहां की तलाश में वो कई कोशिश कर चुका था, वो जहां उसके सामने था। वो दूध की जानिब से एक पता और एक नज़म भेजी गई थी। हर शय का आगाज मोहब्बत और अंजाम मोहब्बत है। दर्द के मारे लोगों का बस पैगाम मोहब्बत है। ये जो मुझसे पूछ रहे हो मन मंदिर की देवी कौन, मेरे अच्छे लोगों सुन लो, उसका नाम मोहब्बत है। बिन बोले एक दिल से दूजे दिल तक बात पहुंचती है। जो ऐसी रूहों पर उतरे वो इल्हाम मोहब्बत है। पगले दामन बंध जाती हैं जिसके वक्त में लिखी हो। तुम कितना भागोगे आगे, हर गांव मोहब्बत है। अब तो बस एक याद सहारे वक्त गुजरता रहता है, और उस याद में हर एक सुबह हर एक शाम मोहब्बत है। हम जैसे पागल दीवाने सूद खसारा क्या जाने, नफरत के इस शहर में अपना एक ही काम मोहब्बत है। तो पगली अब किन सोचों में गुमसुम बैठी रहती है, बोला है ना अब ये सारी तेरे नाम मोहब्बत है। जैन शकील। नज़म के इख्तिताम पे मुंह चुराता इमोजी हफ्तों पे मोहियत कसाफत का खात्मा कर गया। शुक्रिया मेरे मोहसिन, उसने सुरख दिल भेजकर अल्फाज की सच्चाई पे मुहर लगाई। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस दुआओं में याद रखना, फौरन से जवाब आया था। अल्लाह तुम्हारे दिल में भी ये खूबसूरत जज्बा जगाए। मुजतबा जानता था वो दूध इस जिक्र से कितना चिढ़ता था, सो वो उसे चराने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इसे दुआ नहीं बद्दुआ कहते हैं। इस बार जवाब के साथ गुस्से से भरा इमोजी था। बद्दुआ इसके लिए होगी जिससे तुम्हें मोहब्बत होगी। मुजतबा के हाथ उसके दुखती रग आई थी। वो आसानी से जान छोड़ने पे आमादा नहीं था। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया, अब आप अपना काम कीजिए। उसके मैदान छोड़ने पे मुजतबा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। ये अकेले अकेले किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? वो एक बार फिर से स्क्रीन पे नजर आता पत्ता देख रहा था, जब करीब से मामा की आवाज गूंजी। ये आप भी देख लीजिए। उसने मोबाइल उनके सामने कर दिया। ये तो वदूद ने कमाल कर दिया। उन्हें बेतहाशा खुशी हुई थी। फिर कब जाएं उनकी तरफ? वो जल्द अज जल्द ये काम करना चाहती थी। यह हकीकत ये थी कि अब वो इस खाना बदोशी से आजिज आ चुकी थी। जुबैर अहमद से जैसी भी नाराजगियां सही, इतने दिनों की दूरी असाब पे भारी होने लगी थी। जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन मेरे ख्याल से पहले पापा से बात कर लेनी चाहिए। मुजतबा अपनी जिंदगी के इतने अहम मौके पे पापा को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने चंद लम्हे उनकी खामोशी देखी, जो यकीनन तायद का इशारा थी, और जुबैर अहमद को कॉल मिला दी। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मुजतबा, तुम सुनाओ, इतने खुश क्यों हो? इतनी दूर भी लम्हे में उसकी लहजे की खनक जान गए। आपको कैसे पता चला कि मैं खुश हूँ? वो उस अंदाजे पे काफी हैरान हुआ। ये हमारे रिश्ते का तकाजा है। तुम मुझसे हो, मेरा हिस्सा हो। मुझसे कितने भी दूर चले जाओ, तुम्हारे हर लम्हे की खबर मेरे दिल को होती रहेगी। तुम्हारी खुशी मेरा खून बढ़ाएगी, और तुम्हारा गम मेरी धड़कनों को सुस्त कर देगा। मैं तुम्हारा बाप, और बाप से भरकर बेटे का कोई नहीं जानता। उनके एक एक लफ्ज से उदासी झलक रही थी।
उनके टूटे लहजे का एहसास उसके दिल को मलाल में मुब्तला कर रहा था। मुजतबा ने खामोशी से मोबाइल रुकैया बेगम की जानिब बढ़ा दिया। मुजतबा के लिए लड़की पसंद आई है, हम उनकी तरफ जाना चाह रहे थे और चाहते हैं आप भी साथ चलिए। मुजतबा उनका इकलौता बेटा था, वो उन्हें उसकी किसी खुशी से महरूम नहीं रखना चाहते थे, इसलिए आज लहजे का नरूठापन कहीं गायब था। मैं अभी आपके किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। अब्बा जान रोजाना मेरे ऑफिस आ रहे हैं और मुजतबा का जानने के लिए बाजिद हैं। मुझे आपकी पसंद पे भरोसा है, बस आप जल्द अज जल्द मुजतबा का निकाह कीजिए ताकि मेरे घर की रौनक वापस आए। उनके लहजे में आज भी पहले दिन जैसा एतमाद था। उनका यही इखलास रुकैया जुबैर अहमद की बेचैनियों में इजाफा कर जाता था। जब उन्हें मालूम हो चुका है कि आप मुजतबा का नहीं बताएंगे तो वो क्यों बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मौजू बदलना चाहा था या शायद मुख्तार अहमद पे गुस्सा निकालने की कोशिश थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं रुकैया। ब्लैकमेल? अपने बेटे को? वो आपको कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं? वो आज हद हैरान हुई थी। वो मुझसे मुजतबा को मांग रहे हैं, वगरना दूसरी सूरत में इब्राहिम और हैदर का पता असलम खान को बता देंगे। उन्होंने हालात की संगीनी बताई थी। वो इन लोगों के मुतालिक कुछ नहीं जानते, और वैसे अगर जानते भी हैं कि तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी बला से किसी को भी बताते रहें। आप इतनी बेहिस नहीं है रुकैया। उनका अंदाज बता रहा था कि वो रुकैया को इससे ज्यादा जानते हैं। इसमें मेरी बेहिसी का जिक्र कहाँ से आ गया? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिस तरह यहाँ से सब लौट के फरार हुए थे उसका हिसाब भी तो देना है। उनके लहजे में लचक नहीं थी। अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, बाद में बात करते हैं। वो शायद बहस नहीं करना चाहते थे, सो बात को समेट दिया। वो चंद लम्हे पहले जितना खुश थी अब उतना ही उलझ चुकी थी। मामा, ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र अभी हो रहा था? मुजतबा के लिए ये नाम नए थे, सो वो पूछ बैठा। ये नहायत जहरीले लोग थे जो अपने फायदे के लिए किसी को भी डस लेते थे। वो मजीद कुछ कहने वाली थी कि जीगम नहायत तेज रफ्तारी से घर में दाखिल हुआ। क्या हुआ? ये इस कदर तेज रफ्तारी में कहाँ से आ रहे हो? वो लोग बात भूलकर उसका चेहरा देखने लगे थे। असलम खान दुरानी अपने सब साथियों समेत गिरफ्तार हो चुका है। खबर वाकई हैरान कुन थी, लेकिन वो घबराया हुआ क्यों था ये समझ से बाहर था। चलो खस कम जहां पाक, रुकैया बेगम ने नखुवा से हाथ झटके। लेकिन ये सब करवाने के पीछे ताशफीन भाई हैं क्या? अब्बा जान ने उसे ऐसे कैसे करने दिया? ताशफीन ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब उन्हें यहाँ नहीं मिल सकता था। दिन ढलने में चंद सातें बाकी थी। जब वो बदहाल रास्तों से गुजरते हुए घर दाखिल हुई। कभी उसे इन दिनों का शिद्दत से इंतजार था कि उसके पास अपनी कमाई होगी और वो किंजा के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेगी। लेकिन ये वक्त भी बहुत बड़ा चालबाज है। जब दोस्त थी तब पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं तो दोस्त नहीं हैं। उसने बरामदे में रखे पलंग पे दुपट्टा रखा तो नजर सामने पड़े नोटिस पे ठहर गई। ये नोटिस उसके नहीं थे, लेकिन उसे अंदाजा था ये किसके हो सकते हैं और यहाँ कैसे आए थे। पहले उसे किंजा की ऐसी हरकत पे प्यार आता था, लेकिन इस वक्त जज्बात का खाना बिल्कुल खाली था। पिछले चंद दिनों से वो अपने एहसासात मुर्दा होते महसूस कर रही थी। अरे तुम कब आई? वो अपने ही ख्यालों में मगन थी कि अम्मी के बोलने पे चौंक गई। बस कुछ मिनट पहले। आप कहाँ थी? उनके वजूद पे लिपटा बड़ा दुपट्टा कहीं बाहर से आने की निशानी था। मैमूना की तरफ थी। हाजिम की कोई दोस्त आई हुई है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। मैमूना तो खातर मदारत करके बेहाल हुए जा रही है। मुझे भी खुद उसी ने मिलने के लिए बुलाया था। मेरे ख्याल से हाजिम उसे पसंद करता है, क्योंकि मैमूना के तेवर आम नहीं थे। वो अपनी चादर तह करते हुए मुसलसल बोलते जा रही थी। तुम भी अभी मिलने जाओगी ना? मैमूना के घर कोई मेहमान आ जाए तो इज्जत कभी घर नहीं टिकती थी, और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो उन्होंने पूछ लिया, मैं क्यों जाऊंगी? मेहमान उनके, मैं बिला वजह पागल हो जाऊं? उसका अंदाज हद दर्जा कड़वा था। इज्जत, सब ठीक है ना? क्या फिर हाजिम से नाराज हो? वो परेशानी से उसके बिगड़े तासुरात देख रही थी। अम्मी, ये हाजिम नामा बस कर दें, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। आप क्यों बार बार उनका नाम लिए जा रही हैं? वो जितना इस मौजू से भाग रही थी उतना ही उनका नाम बार बार लिया जा रहा था। मैं बाहर सहन में बैठी हूँ, अगर हो सके तो चपाती पका दें, भूख लगी है।
उनकी सवालिया निगाहों से जान छुड़ाते हुए वो सहन में चली आई। उसने सहन के एक कोने में चंद गमले रखे हुए थे। आजकल वो उसी जगह बैठकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। उसने मुकम्मल कोशिश करते हुए अपना ध्यान ऑफिस की बातों की जानिब मरकूज किया और वो इस कोशिश में कामयाब होने ही वाली थी कि खुद से कुछ फासले से बेसाख्ता कहकों की आवाजें आई। उसने चौंक कर ऊपर की जानिब देखा तो हलक तक कड़वा हो गया। हाजिम भाई और अफशीन छत पे खड़े थे। ये जगह लाहौर में सही लेकिन मोहल्लों में अभी भी कुछ इकदार बाकी थी और इनमें कम अज कम अनजान लोगों का यूं छतों पे कहके लगाना शामिल नहीं था। इज्जत की घूरती निगाहों को अफशीन देख चुकी थी, तभी तो अपने और हाजिम के दरमियान फासला मजीद कम कर लिया। दीवार पे रखे हाजिम के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए ना जाने कौन से किस्से शुरू कर दिए। इज्जत कितनी ही देर यकटक उन्हें देखती रही और शायद उसकी निगाहों की तपश ने ही उन्हें उसकी तरफ नीचे देखने पे मजबूर कर दिया और कितने ही लम्हे निगाहों का जाविया बदल नहीं पाए। उन्हें अफशीन की राय या याद आई तो रुख पलट लिया। उसे सोचने के लिए कुछ वक्त देना चाहते थे। इज्जत कितने ही लम्हे उनकी बेतकल्लुफियां देखती रही और फिर एकदम से उठते हुए बरामदे में आई। पलंग पे रखा मोबाइल उठा लिया। उसे चंद अल्फाज लिखने में लम्हे लगे थे। मोबाइल एक तरफ को रखते हुए मुत्तमिन सी लेट गई। ऊपर छत पे खड़े हाजिम शफीक के मोबाइल पे पैगाम की घंटी बजी। स्क्रीन पे चमकता नाम देखकर उन्होंने फौरन से पैगाम पढ़ा। आप अफशीन जैसी लड़की ही डिजर्व करते हैं। मनपसंद साथ पाने पे ढेरों मुबारकबाद। उनका चेहरा लम्हे में तारीख हुआ था। वो बिना किसी तरफ देखे, बिना किसी को कुछ कहे छत से नीचे उतर आए थे। अफशीन ने जहरीली निगाहों से नीचे नजर आते घर को देखा, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बाजी हाथ में नहीं थी। लेकिन अपने दुश्मनों को भूलना उसने सीखा ही नहीं था। वो किसी कारी लम्हे की मुंतजिर थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जिसके बाइस कमरे में मौजूद नफूस के चेहरे मध्यम दिखाई दे रहे थे। फातिमा तकरीबन नींद की गहरी वादी में खोने वाली थी जब उनके पहलू में दराज इब्राहिम ने लैपटॉप बंद करते हुए एक तरफ को रख दिया। उन्होंने हल्का सा हनकारा भरा जैसे खुद को बात के लिए तैयार कर रहे हों। फातिमा, इब्राहिम ने उनके कंधे पे हल्का सा दबाव डाला। सो गई हैं? नहीं, नींद के खुमार में डूबी आवाज गूंजी। कोई बात है क्या? फातिमा ने नींद को झटकने की कोशिश करते हुए चेहरा उनकी तरफ कर लिया। क्या हुआ? कोई परेशानी है? लामिया के जिक्र पे वो यूं ही चौकन्ना हो जाया करती थी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस वो। उनकी हिचकिचाहट मामूली नहीं थी। आप मुझे परेशान कर रहे हैं इब्राहिम। इतना तो इल्म हो गया था कि बात मामूली नहीं थी। मैं सोच रहा था लामिया हमारी इकलौती औलाद है। हमारा जो भी है वो सब इसका है, तो इसकी शादी पे हमें इसका हक उसके नाम कर देना चाहिए। उनका अंदाज हर दर्जा संजीदा था। आपसे ये किसने कहा? फातिमा ने उनके साथ एक उम्र गुजारी थी और इब्राहिम दुरानी का लहजा वो ना पड़ती तो उनके सिवा दूसरा कौन था? मुझे किसी ने नहीं कहा। यह सरासर मेरी ख्वाहिश है, इसलिए आपसे मशवरा कर रहा हूँ। इब्राहिम, आप अपनी ख्वाहिश बताते हैं, राय नहीं लेते। फातिमा इब्राहिम के दो टोक जवाब ने उनके बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। एहसास के मैदान में वो इस औरत से हमेशा हार जाते थे। अब बताइए, आपसे ऐसा किसने कहा? उनके वजूद में यह खदशा पहले ही मौजूद था और आज सामने भी आ गया था। हैदर भाई और बाजी की बातों से अंदाजा हुआ कि जैसे वो लामिया का हिस्सा निकाह के वक्त उसके नाम करवाना चाहते हैं। और एक दो बार मैंने उन्हें ये बात भी करते सुना कि लामिया उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी तो उनके कंपनी में शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे। वो नहायत निप्पा तुला बोल रहे थे, जैसे दोनों इतराफ में भरम की दीवार कायम रखना चाहते हों। लामिया के नाम करवाना चाहते हैं या अजलान के? फातिमा ने बिला झिझक वो कह दिया जो दिल में गुब्बार की सूरत भर रहा था। वो दोनों अलग तो नहीं होंगे ना? दोनों ही हमारे बच्चे हैं। बात वही थी जो फातिमा के जहन में आई थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे इब्राहिम, सुन रहे हैं ना आप? हमें लामिया की इतनी बड़ी खुशी पे कोई तोहफा तो देना होगा ना? वो कायल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हम तोहफा देंगे, लेकिन वो हरगिज नहीं जो आप सोच रहे हैं। और ये आपकी जिंदगी इतने सालों में मेरी पहली जिद, ख्वाहिश या अरमान समझ लीजिए। ऐसा कम ही हुआ था कि वो अपनी बात पे डटी हों, बल्कि इब्राहिम की बात से इनकारी हुई हों। पहली नहीं, दूसरी कहिए। पहली जिद तो आपकी मैं था,
جس کی خاطر آپ سارے زمانے سے لڑ آئی تھی۔ فاطمہ کا بگڑتا مزاج دیکھ کر انہوں نے ماحول بدلنے کو چھوٹی سی شرارت کر لی۔ جو بھی کہہ لیں، لیکن اس بار آپ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ فاطمہ کے دل میں کئی نئے خدشات جنم لے چکے تھے۔ اچھا، سب آپ کی مرضی سے ہوگا۔ ابراہیم نے فاطمہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے تسلی دی۔ دل میں پنپتے خدشات کو دباتے ہوئے وہ ہم سفر کی نرم گداز باہوں میں سر رکھتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نور العین بہت عرصے بعد حویلی کی چھت پہ آئی تھی۔ دل گہرے غبار کی حصار میں تھا اور اس کی کیفیت سے نجات کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ بڑی امی آج کل نہ جانے کن سوچوں میں الجھی رہتی تھی کہ انہیں نور العین کا دھواں ہوتا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امی کی دن بدن بگڑتی حالت نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کئی انجانے خدشات کا چہرہ دکھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے ساتھ وقت گزارنے آئی تھی، لیکن دنیا جہاں کی سوچیں دامنے گیر ہو گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دم نہایت قریب سے آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ ودود بھائی، ڈرا دیا آپ نے۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے اسے ذرا فاصلے پہ ہوئی۔ شام کے وقت یوں اکیلے کھڑے کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر ہی جان گیا تھا کہ وہ اداس ہے۔ تبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ خاص نہیں، بس امی کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تو پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ڈھیروں وسوسے خدشات سے بڑی سوچیں اسے کیسے بتا دیتی۔ 100 پریشانیوں کے پٹارے سے ایک پریشانی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ تم پریشان نہ ہو، میں کل خود انہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ وہ خود بھی یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ چچی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، لیکن محسوس ہوتے ہوئے بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ ودود کی بات پہ وہ صرف سر ہلا کے رہ گئی۔ اس کا دھیان دور تک وسیع و عریض زمینوں کی جانب تھا۔ اپنے مشغلے میں اس قدر مگن تھی کہ جیسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، اور ودود اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر کئی لمحوں کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا۔ نوری، یہ تمہاری ڈائری۔ ودود نے کندھے سے لٹکا بیگ کھولتے ہوئے ایک ڈائری نکال کر چھت کی دیوار پہ رکھ دی۔ یہ آپ کے پاس کیسے؟ وہ جو خود کو نہایت مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لمحے چونک کے رہ گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ڈائری پکڑ لی، مبادا وہ دوبارہ نہ لے جائے۔ جس وقت سے یہ ڈائری گم ہوئی تھی وہ کس قدر اذیت میں تھی اس کو بیان کرنا مشکل تھا۔ اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، لیکن جب وہ گھومی ہی نہیں تھی تو کیسے مل جاتی؟ بتائیے نا ودود بھائی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اسی لمحے وہ حد درجہ الجھی ہوئی تھی۔ شک اور یقین کی ملی جلی کیفیت میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسا رد عمل دے۔ دیکھو نور العین، کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ مجھے کہیں سے ملی تھی یا مجھے کہیں گری ہوئی نظر آئی، مطلب بہانے لگانے پہ آؤں تو 101 بہانے ہیں۔ وہ بات کرتا ہوا منڈیر کے قریب چلا آیا اور دونوں بازو آگے جھکتے ہوئے منڈیر پہ رکھ لیے۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تم مجھے اتنا تو جانتی ہو کہ ودود علی چٹھا اپنا ہر عمل قبول کرتا ہے، اس لیے اس ڈائری سے متعلق بھی صاف صاف بتاؤں گا کہ جس رات تم تاشفین بھائی سے بات کر رہی تھی، اس رات یہ ڈائری میں نے اٹھا لی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، صاف اور دو ٹوک انداز میں سب کچھ کہنے والا۔ اٹھائی نہیں تھی، چرائی تھی۔ نور العین نے فوراً سے اس کے بیان کی تصحیح کی۔ وہ صاف گوئی کو اپنا وصف سمجھتا تھا، لیکن اس لمحے اس کا وصف نوری کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی بھی اسے چوٹ کی نظروں سے دیکھے جانے سے بچا نہیں پائی۔ ہاں، چرائی تھی، یہی سمجھ لو، نہایت ڈھٹائی سے اعتراف ہوا۔ لیکن کیوں؟ اس حویلی میں کسی کو چوری کرنے کی تربیت تو نہیں دی جاتی۔ وہ شدید ترین صدمے میں تھی۔ وہ کتنے دن اس ڈائری کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ جس لالی کی تلاش میں تم پاگل تھی، اس کا معلوم کروا لیا میں نے۔ اب کی بار منڈیر سے ہٹتے ہوئے ودود نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ کتنے ہی لمحے ساکت رہ گئی، یعنی وہ سب جان چکا تھا۔ آپ چوری چوری باتیں بھی سنتے ہیں؟ اب اسے دکھ ہونے لگا تھا۔ جتنی اونچی آواز میں تم بات کر رہی تھی، اسے سن لینے کو تم چوری نہیں کہہ سکتی۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا ودود بھائی، آپ میں اتنی گندی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ سب بھول بھال کر نئے غم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے خیال میں بڑی امی سب بتا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ انہیں چوری جیسی گندی عادت سے بچائیں۔ تم نے مجھ پہ ہی غور کرنا ہے یا اس لالی کے متعلق بھی کچھ پوچھنا ہے؟ ودود حیرانی سے اس کا بچپنا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک اچھا خاصا بڑا بزنس دیکھ رہا تھا اور اسے نور العین ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اس نمبر پہ کال کرو تو کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا۔ اب اس کا دھیان مکمل ودود کی جانب ہو چکا تھا
ओ पागल लड़की, इस नंबर से आगे की बातें। बोलते बोलते अचानक वो रुक गया, जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। वो गलती ही तो करने जा रहा था। हवेली की चार दीवारी के अंदर रहने वाली लड़की को बाहर की दुनिया की क्या खबर थी, जिसे हवेली से शहर तक का रास्ता नहीं आता था। उसे कोठे के मुतालिक क्या बताता, या बाजारे हुसन की वजाहत क्या करता, लाली की तारीफ क्या करता, और कैसे बताता नाज नैन कौन थी। उसी लम्हे तो वो खुद सोच रहा था कि नाज नैन कौन थी। नाज नैन बाजारे हुसन छोड़ चुकी थी। लाली उसके गांव में कहीं चला गया और इस लाली का नंबर इस हवेली में था। तो नाज नैन कौन थी? चची जान, हुरुल ऐन नाज नैन। उसका जहन हद दर्जा उलझ चुका था। नूरी उसके बोलने की मुंतजिर थी, लेकिन वो उन्हीं सोचों के जेरे असर वहां से वापस चला आया। ये एकदम इन्हें क्या हो गया? शायद चोर कहना बुरा लगा हो। वो कितने ही देर उस रास्ते की समत देखती रही जिस जानिब वो गया था। कमरे में मध्यम सी रोशनी में कोई गहरी नींद सोया हुआ था। नया दिन रोशन होने के इब्तदाई मराहिल में था, लेकिन छुट्टी का दिन होने के बायस किसी के बेदार होने का मकान जरा बराबर नहीं था। वो कितनी ही देर मजीद सोती रहती अगर बाजू के नीचे आया मोबाइल थरकने न लगता। गहरी नींद में होने के बायस उसने अलार्म समझा और मोबाइल की आवाज मध्यम कर दी, लेकिन चंद लम्हों बाद दोबारा बाजू के नीचे थरथराहट होने लगी। उसने आंखें खोलकर चमकती स्क्रीन देखी, जहां अजलान का नाम जगमगा रहा था। इस इंसान को छुट्टी के दिन भी सुकून नहीं। उसने मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए मोबाइल कान से लगाया। मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से आओ। उसके कुछ बोलने से कबल ही अजलान की आवाज आई और उसकी कोई बात सुने बिना ही फोन बंद हो चुका था। रात पुप्पो लोग सब देर से गए थे और फारिग होते होते आधी रात बीत गई थी। अभी सोए चंद घंटे गुजरे थे कि अजलान ने नींद खराब कर दी। एक पल को उसका दिल चाहा सब छोड़े और सुकून से सो जाए, लेकिन उसे मालूम था उसके ना जाने तक नीचे खड़ा रहेगा। उसने जबरदस्ती आंखें खोली और बिस्तर से उतर आई। खिड़की खोलते हुए नीचे देखा और हस्बे तवक्का वो अपनी जगह पे खड़ा था। अजलान, ये क्या हरकत है? उसके लहजे और चेहरे से बेजारी झलक रही थी। अरे पागल, देखो तो सही, दिन कितना खूबसूरत है। बहार ने रास्तों को किस कदर हसीन बना दिया है। वो उसकी बेजारी को खातिर में कब लाता था और हमेशा ऐसा ही होता था। अच्छा, 5 मिनट में आती हूँ। उसने जल्दी से वॉशरूम का रुख किया और तैयार होकर निकलने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर गया। उसने आहिस्तगी से घर का दरवाजा बंद किया ताकि किसी की नींद खराब ना हो और उठे हुए तासुरात लिए अजलान के करीब आ गई। इस तरह नाराज रहोगी तो सीधा अपने घर ले जाऊंगा। उसने लामिया की नाक पकड़ते हुए शरारत की। वो किस खुशी में? वो दोनों एक दूसरे के कदमों से कदम मिलाते चलने लगे थे। वो इस खुशी में कि जब तुम नाराज होती हो तो बहुत अपनी अपनी लगती हो। अजलान की बात पे सवाए घूरने के वो कुछ नहीं कर सकी। दोनों चलते चलते मरकजी सड़क पे आ गए थे। छुट्टी का दिन और सुबह का वक्त होने के सबब गाड़ियों का हिजूम नहीं था। मेट्रो की जानिब जाते हुए सड़क पार करते वक्त अजलान ने लामिया का हाथ थाम लिया। ये जसारत बेसाख्ता थी, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि लामिया ने हाथ छुड़ाया नहीं, बल्कि अपने हाथ की गिरफ्त अजलान के हाथ पे मजबूत करते हुए इस पहली जसारत को खुशामदीद कहा था। वो हैरान थी कि इतनी सुबह सवेरे अजलान कहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन ये तजस्सुस चंद लम्हों में दूर हो गया जब वो दोनों हार्बर ब्रिज के सामने खड़े थे। सूरज की नारंगी शुआएं आसमान पे फैल रही थी और इन बिखरी शुआओं का अक्स दरिया में नहायत खूबसूरत नजर आ रहा था। बादलों की टुकड़ियां नारंगी शुआओं से टुकरा कर रंगत बदल रही थी और यह नजारा भी इंतहाई दीदा ज़ेब था। लामिया का हाथ अब भी अजलान के हाथ में था। वो दोनों चलते हुए ब्रिज के दरमियान आन खड़े हुए। मैं समझती थी ये मंजर रात में ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन मैं गलत थी। सिडनी का हर लम्हा खूबसूरत है। उसे इस शहर से इतनी ही मोहब्बत थी कि वो हर वक्त रत्तबुल लिसान रह सकती थी। लामिया ब्रिज की आहनी दीवार से टेक लगाए नीचे दरिया की जानिब देखने लगी। दरिया में दूर दूर तक सफेद बोट्स और फिर फेरीज खड़ी नजर आ रही थी और यह मंजर ऐसा था जैसे नीले दुपट्टे पे किसी ने सफेद सितारे टांक दिए हों। लामिया, तुम्हें ऊंचाई से खौफ आता है, लेकिन इस ब्रिज पे खड़े होकर तुम्हारा फोबिया कहाँ चला जाता है? उसके नहायत करीब खड़ा उस इन हमाक देखते हुए पूछ बैठा। मैं खुद नहीं जानती ऐसा क्यों है। यहाँ खड़े होकर मेरे सब खौफ मुझसे बिछड़ जाते हैं। जहाँ मैं होती हूँ मेरी खुशियाँ और मेरी ख्वाहिशात
वो खुद ये मामला नहीं समझ पाई थी और उसे क्या समझाती, लेकिन ये ब्रिज, ये दरिया और इससे मुंसलिक हर चीज में मैं दीवानी हूँ। तुम्हें तो ये सब कोफत में मुब्तला करता है ना, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो अभी भी अजलान की इस हरकत को समझ नहीं पाई थी। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें लिखा था सिडनी को देखना होगा तो तुलू होते सूरज की किरणों में देखिए, क्योंकि रात तो सिडनी का हुस्न अधूरा कर देती है। मैंने घड़ी देखी तो वक्त वही था जिसका रिसर्चर बता रहा था, बस फौरन उसे तुम्हारे पास ले आया। उसकी वजाहत पे लामिया का जी चाहा उसके बाल ही नोच डाले। मैं ये सब हर लम्हे देख चुकी हूँ अजलान, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने एक रिसर्च पढ़कर मेरी नींद खराब कर दी। वो रो देने वाली हो गई थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए उठाया है। मैं ये सब मंजर तुम्हारे संग देखना चाहता हूँ, बल्कि ये मंजर ही नहीं, सारी दुनिया तुम्हारे साथ तुम्हारी निगाहों से देखने की ख्वाहिश होने लगी है। उसने हाथ बढ़ाते हुए लामिया को अपने सामने खड़ा किया और अपने दोनों बाजू उसके कंधों पे रख लिए। ये ऐसे ही था जैसे किसी को अपने हसार में ले लिया हो। हम ये सब बाद में भी देख सकते हैं। ब्रिज के ऐन दरमियान में सब उसके गाल सुरख किए जा रहा था। वो हमेशा से दोस्त रहे थे, अब दोस्ती नए रंग में ढल रही थी, लेकिन बेतकल्लुफी की बहुत सी दीवारें अभी कायम थी। अजलान का वालहाना इजहार लामिया की पलकों को बोझल बना रहा था। नहीं, बाद में नहीं, अभी और इसी वक्त से। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता। हर पल तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ, अपने करीब, और इस कदर करीब कि तुम्हें महसूस कर सकूं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी शिद्दतों के सामने 1000 रुकावटें खड़ी करोगे, इसलिए तुम्हें साथ रखने को ये बहाना तलाश किया है। लामिया के कंधों पे रखे बाजुओं में खम आ गया था, यानी कि फासला सिमट गया था। कुर्बतों के भर जाने में जुदाई के इशारे पिन्हा होते हैं। वो नहायत आराम से उसके बाजुओं को हटाते हुए पीछे हट गई। मैं जुदाई के सब इशारे खत्म कर आया हूँ, इसलिए ये डरावनी बातें करके तुम मुझे मेरी मोहब्बत का इजहार करने से बाज नहीं रख सकती। वो दोबारा से हाथ कंधों पे रख चुका था। अजलान, क्या कर रहे हो? ये तो देखो हम खड़े कहाँ हैं। चलो अब घर चलते हैं। अच्छा चलते हैं, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दो। पूछो। वो जानती थी वो जाने बगैर जाने नहीं देगा, सो इजाजत देते बनी। मुझसे मोहब्बत का एहसास कब हुआ? मैंने कब कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? वो सरासर मुनकिर हुई थी। अच्छा, तो फिर ये बता दो कि मेरे साथ जिंदगी गुजारने का ख्याल कब आया? जब बैरी इंजॉय लाइट हाउस पे समंदरी तूफान की वजह से हम दोनों फंस गए थे और मुझे बचाते बचाते तुम खुद जख्मी हो गए थे। वो बहुत जल्द एक होने वाले थे, तो अब ये एतराफ कर लेने में दिक्कत कोई नहीं थी। मतलब मुझे बहुत पहले तुम्हारे साथ लाइट हाउस चले जाना चाहिए था। अजलान ने लामिया के कहे बिना हाथ हटा लिए, लेकिन उसे तंग करने से बात नहीं आया। नहीं, बहुत पहले तुम्हारे सर पे चोट लग जानी चाहिए थी। लामिया भरपूर जवाबी वार करते हुए वहां से भाग निकली थी। अजलान मुस्कुराता हुआ उसके कदमों के निशानात पे कदम रखता लामिया के पीछे चल दिया। एक छोटा सा मेहमान खाना था। पुरानी तर्ज की कुर्सियों पे सफेद कपड़े डाले गए हुए थे। सफेद लिहाफ से ढके मेज पे तवाजा के लवाजमात रखे हुए थे। मेहमान खाने में 3 लोग मौजूद थे और तीनों ही खामोश एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं रुकैया जुबैर अहमद हूँ और ये अब्बास साहिब हैं। अगर खूनी रिश्ते की बात हो तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर परखें तो ये मेरे मोहसिन हैं। जिन गंदी गलियों में उनके आने की किसी को तवक्का नहीं थी, वो वहां चली आई थी, बल्कि उसी शाम चली आई। आपकी आमद की मशकूर हूँ, लेकिन माजरत ख्वाह हूँ, आपको पहचानी नहीं। रशीदा बेगम आने वाले मेहमानों की एक झलक देखकर जान गई थी कि वो आम लोग नहीं थे। उनका लिबास, बोलचाल, रख रखाव, सब कुछ उन्हें मुमताज बना रहा था। आप कभी हमसे मिली ही नहीं तो पहचान का मरहला कैसे तय करेंगी? इज्जत मुझसे मिल चुकी है, उसे बुला लीजिए। वो खुद भी इज्जत से मिलने की ख्वाह थी। आप उसकी यूनिवर्सिटी से आई हैं? वो अज हद उलझन में थी, तभी उन्हें जानने की अजलत थी। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुजतबा इज्जत का क्लास फेलो है। उनसे बार बार उनकी पहचान पूछी जा रही थी, सो बताना जरूरी हो गया था। उनके तारुफ बताने पे वो सर हिला के रह गई। आप इज्जत को बुलाइए ना, वो नमाज पढ़ रही है, अभी कुछ देर में आ जाती है। लेकिन क्या बेहतर नहीं कि जो बात आप करने आई हैं वो पहले मुझसे कर लें?
वो जमाना शनास नहीं थी, लेकिन एक बेटी की माँ जरूर थी। उनके आने के पीछे क्या मकसद था, इतनी तो उन्हें समझ आ रही थी। जी, बात तो आपसे ही करनी है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का आपकी बेटी इज्जत का हाथ मांगने आई हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप इनकार नहीं करेंगी। मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ, इज्जत को अपनी औलाद की तरह रखूंगी। अल्लाह ने बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन मेरी ख्वाहिश को हसरत भी नहीं बनने दिया। मुझे इज्जत में अपनी बेटी की झलक नजर आ रही है। वो अपनी जगह से उठकर रशीदा बेगम के पहलू में आन बैठी थी। मैं आपकी ख्वाहिश की कदर करती हूँ, लेकिन जिस कदर अजलत का मुजाहरा आप कर रही हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। हमें सोचने समझने की मोहलत दीजिए। उन्होंने इस मरहले का कब सोचा था, और अब जब ये वक्त आन पहुंचा था तो उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। सोचने समझने का वक्त ही तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चंद दिन ले सकती हैं। आप मेरे बेटे के मुतालिक किसी से भी पूछ सकती हैं। हमारा ताल्लुक शहर के नामवर खानदान से है। उनका बस नहीं चल रहा था कि उसी वक्त इज्जत और मुजतबा का निकाह करके यहाँ से हटें। मैं इज्जत को बुला लाती हूँ। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा तो वहां से उठना बेहतर समझा। रशीदा बेगम पेशानी पे चमकते पानी के कतरे साफ करते हुए साथ वाले कमरे की जानिब आई, जहां इज्जत मौजूद थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उनके कदम और निगाहें एक साथ साकत हुई थी। इज्जत अकेली नहीं थी, लेकिन जैसी थी वैसा उसे नहीं होना चाहिए था।